हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। माई सेल्फ CS ध्रुति ठक्कर। हम GSEB स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 कर रहे हैं, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इवोल्यूशन ऑफ बैंक को समझा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स देख लिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को भी हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में समझ लिया है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सो यू नो सेंट्रल बैंक क्या होता है, तो बोले हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है जो क्या करती है, तो सारे कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग पे वॉच रखती है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं कंट्री के, उनके इंटरेस्ट में वो काम करती है। लेट्स सी सेंट्रल बैंक। The central bank in India is known as Reserve Bank of India. RBI वो हमारी सेंट्रल बैंक है। Under the Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank of India was established on 1st April 1935. 1935 में जब RBI एस्टैब्लिश हुई तो वो एक प्राइवेट इक्विटी के साथ एस्टैब्लिश हुई थी। वो एक कंट्री का गवर्नमेंट यूनिट नहीं थी, वो एक प्राइवेट बैंक थी। इन 1949 RBI वॉज नेशनलाइज्ड ऑन January 1st। क्लियर है? RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। एपेक्स मतलब सुप्रीम, सबसे बड़ा बैंक है is RBI, which supervises and regulates the entire banking sector as well as formulates the monetary policy of India. क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, हमें इसी चैप्टर में समझना है। तो हु फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी? RBI. विच इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री? RBI. अवर सेंट्रल बैंक? RBI. कब एस्टैब्लिश हुई थी? April 1st 1935। तब कैसे थी? प्राइवेट काइंड ऑफ। कब सेंट्रलाइज्ड हुई? इन द ईयर 1949। यस। फंक्शंस ऑफ RBI. There are two types of functions of RBI, monetary functions and non-monetary functions. मतलब ये सारे functions money के related है, ये सारे other than money. Yes? Monetary functions में आता है issue currency note. हमारी जो currency notes है वो कौन issue करता है? RBI. RBI का second function है banker to the government, bankers bank and lender of last resort, credit control, and fifth is custodian of foreign exchange. आओ एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज इशू करेंसी नोट। तो याद रखना है RBI के पास एकदम स्पेशल पावर है टू इशू करेंसी नोट्स। ओनली एंड ओनली RBI कैन इशू करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 and above। ₹2 से लेके आगे सारी करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? RBI। तो क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट ₹1 नोट एंड व्हाट अबाउट करेंसी के कॉइन्स? तो आपका जो ₹1 नोट है एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखेंगे RBI कहां से नोट, करेंसी नोट इशू करता है? ₹2 and above। ₹1 note and all coins are issued by finance ministry of the government. हाँ, ये इसको भी आपके तक पहुंचाने का काम तो RBI ही करता है। क्लियर है? Let's read. RBI has the sole right to issue note of denomination starting from ₹2 and above. Currency note of ₹1 and all currency coins are issued by finance ministry of the government, but the distribution of ₹1 note and currency coin is again done by RBI as an agent of the government of India. Second function of central bank is banker to the government. मतलब गवर्नमेंट को भी जब बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए तब वो किसके पास जाएंगे? RBI के पास जाएंगे। द RBI इज बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट
of the central government and all state governments. As an agent, RBI manages government bonds. जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, क्या होता है बॉन्ड? जैसे कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है ना, वैसे गवर्नमेंट भी अपने शेयर्स इशू करते हैं जिन्हें बोला जाता है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जब भी गवर्नमेंट को इशू करना है तब वो किसकी हेल्प लेते हैं? आरबीआई की हेल्प लेते हैं। गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को आरबीआई मैनेज करती है। करेंसी कॉइन्स एंड नोट ऑफ ₹1 को सर्कुलेट करने में भी आरबीआई हेल्प करती है। एज एन एजेंट, एज अ बैंकर, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो हम तो भागते भागते कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं लोन लेने। गवर्नमेंट कौन सी बैंक के पास जाती है? आरबीआई के पास। तो सेकंड मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन ऑफ आरबीआई इज क्रेडिट कंट्रोल। कमर्शियल बैंक की फंक्शन में हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन में आपको अगर याद हो तो कमर्शियल बैंक सारी डिपॉजिट को लोन के तौर पे इशू नहीं कर सकता। उसे कुछ पैसा कैश में रिजर्व रखना पड़ेगा। उसे ही बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो कितना रहेगा, कब चेंज होगा, ये सब कौन मैनेज करता है? आरबीआई। सो यूजिंग दिस मॉनेटरी पॉलिसीज, आरबीआई क्या करता है? देश में क्रेडिट को, लोन्स को भी कंट्रोल करता है। सो आरबीआई कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डोंट वरी, मॉनेटरी पॉलिसी को हमें डिटेल में समझना है, तब ये पॉइंट और क्लियर होगा। शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट को कंट्रोल क्यों करना है, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है? तो मैंने ये चीज आगे भी समझाई हुई है, क्योंकि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगा तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बहुत बढ़ जाएगी तो डिमांड बहुत इंक्रीज होगी एंड दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो एक्सेस इन्फ्लेशन विल हार्म द कंट्री। उसी की वजह से आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फोर्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई इज बैंकर्स बैंक एंड लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैंने बोला था आरबीआई सारे बैंक के दादाजी हैं। तो जब भी कमर्शियल बैंक कुछ ट्रबल में होती है तो वो रोते रोते किसके पास पहुंच जाती है? आरबीआई के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए ये कमर्शियल बैंक का भी बैंक है। कौन? आरबीआई। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कहीं से भी कमर्शियल बैंक को हेल्प नहीं मिलती है तब वो रोते रोते कहाँ जाते हैं? अपने दादा के पास, which is RBI. RBI is a banker of all scheduled banks in the country. It is the lender of last resort for the scheduled banks in case of emergency. RBI is a regulator of all scheduled banks in the country. सारे scheduled banks को RBI के rules को follow करना पड़ेगा। तो who regulates scheduled banks in our country? RBI. RBI manages the cash reserve of banks. RBI determines the direction of credit. किसको कितनी लोन जाएगी ये भी रूल रहता है। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं कि कमर्शियल बैंक्स को ना ज़्यादा इंडस्ट्रीज को लोन देने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर सकती हैं। पर अगर कमर्शियल बैंक पूरा लोन इंडस्ट्रीज को ही दे देगी तो एजुकेशन के लिए, होम कंस्ट्रक्शन के लिए, फार्मिंग के लिए लोन कौन देगा? तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए आरबीआई डायरेक्शन देता है
कि आपको मिनिमम इतना लोन फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में देना पड़ेगा, इससे ज्यादा लोन आप इंडस्ट्रीज को नहीं दे सकते हो। ऐसे रेगुलेशंस होती है कमर्शियल बैंक्स पे, और वो रेगुलेशंस कौन बनाती है? आरबीआई। आरबीआई डायरेक्ट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द बैंक्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी किसके कंट्रोल में होता है? आरबीआई के कंट्रोल में होता है। सो फोर्थ फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्लियर है पूरा? एंड द लास्ट फंक्शन of central bank is custodian of foreign exchange reserve। सबसे फेवरेट पॉइंट है ये मेरा। क्या बोलता है? custodian of foreign exchange reserve। What do you understand by custodian? custodian का मतलब होता है to safeguard, to look after foreign exchange reserves। अब पहले के टाइम पे कैसा होता था? तो बहुत पहले ना, अपना जैसे इंडियन रुपी है, उसके सामने डॉलर का जो हमारा वैल्यू है वो आपको पता होगा हर सेकेंड हर मिनट चेंज होता है। अगर आप लिखो गूगल पे जाके 1 USD इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज, तो आप अगर हर सेकेंड हर मिनट पे प्रेस करोगे ना एंटर एंटर एंटर, तो वो रेट चेंज होता रहता है। अब पहले के जमाने में ये रेट फिक्स किया जाता था। कैसे फिक्स किया जाता था? तो सारी गवर्नमेंट्स अपना रेट शेड्यूल बनाती थी कि 1 USD इज इक्वल टू दिस मैनी INR, 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस मैनी INR, ऐसे। तो जब ऐसा फिक्स्ड रेट होता था ना, तब भी आरबीआई को ये रेट फिक्स करना रहता था। सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसीज। तो ये फॉरेन करेंसीज को रिजर्व रखना, ये फॉरेन करेंसीज की वैल्यू को कंट्रोल रखना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। अब पहले कैसे होता था कि रेट फिक्स किया जाता था बाय आरबीआई। So the RBI has the responsibility of maintaining the value of rupee vis-a-vis other currencies under fixed exchange rate regime। जब fixed exchange rate regime चलता था, तब RBI को ये exchange rate fix करना रहता था। पर अब ये exchange rate डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होता है। कैसे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होता है? अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर कोई चीज की डिमांड बढ़ी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी तो यूएस डॉलर की प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब अगर अभी 1 USD इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज है, जैसे डिमांड बढ़ेगी रेट भी बढ़ेगा। 80 का 81, 2, 3, 4, 5, 90, 95, कुछ भी हो सकता है। तो जब डिमांड बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसीज की, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम प्राइस इंक्रीज होना ये अच्छी बात नहीं है, हमें 1 USD के लिए 80 रुपीज देने पड़ते थे, अब 85 देने पड़ते हैं, तो बढ़े इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। पर अगर फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस कम हो तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर 1 USD इज इक्वल टू 80 रुपीज है, 80 का 85 हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अगर 80 का 70 हो गया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं उनको मजा आता है इन्वेस्ट करके। क्यों? क्योंकि उनको 1 US डॉलर के सामने हमारे 80 रुपीज मिलते हैं। अगर ये 80 से 70 हो गया, 60 हो गया, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसी वजह से
ये फॉरेन करेंसीज की जो मार्केट में वैल्यू है उसे रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत बढ़ ना जाए, बहुत गिर ना जाए, ये देखने का काम किसका है? आरबीआई का है। अब आप बोलोगे मैम ये रेट तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट है, आरबीआई इस पे क्या कर सकता है? तो आरबीआई क्या करेगा? अगर फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि डिमांड बहुत है, तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ना, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक होता है, वो मार्केट में स्टॉक रिलीज करेंगे, तो डिमांड सप्लाई मीट हो जाएगा और बढ़ती जो प्राइस है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। अगर रेट गिर रहा है, कब रेट गिर रहा है? जब डिमांड कम है। अगर डिमांड कम है, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का रेट डाउन जा रहा है, तो आरबीआई ऐसे टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में डिमांड करेगा, तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस भी बढ़ने लगेगी। आई अंडरस्टैंड कि ये एक ही पॉइंट नहीं होता है जो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को रेगुलेट कर सकता है। तो फिफ्थ एंड लास्ट मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व को ये सेफगार्ड करता है। लेट्स रीड। सो इन द प्रीवियस जमाना आरबीआई को ये रेट मैनेज करना पड़ता था। अब कैसा टाइम है? फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम, वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। मार्केट का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in the open market as and when required. Clear? अभी मैंने समझाया। It also administers foreign exchange reserves by checking the inflow or outflow of foreign exchange. Foreign exchange का inflow और outflow देख के उसे भी RBI regulate करता है। I hope all monetary functions of RBI is clear to you. See you in the next lecture.